हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लास 12th में जो 6 यूनिट है ऑप्टिक्स, वहाँ हमें ये जो टॉपिक है पढ़ने के लिए मिलता है। तो देखिए दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या शॉर्टकट में इसे हम सिंपली TIR भी कह देते हैं। तो है क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज होता है। और दूसरा हमने ये भी पढ़ा है कि अगर कोई लाइट किसी डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, किसी रेयरर मीडियम में। अब डेंसर रेयरर आपको कंसेप्ट क्लियर है, पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूँ कि डेंसर मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, रेयरर मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। कि मतलब अगर हमें दो मीडियम दिए हैं, उन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो डेंसर मीडियम किसे बोलेंगे जिसमें लाइट की स्पीड कम है, रेयरर मीडियम किसे बोलेंगे जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है। या इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम रेयरर और डेंसर मीडियम की डेफिनेशन दे सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बेटा हम बोलते हैं कि ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम होगा और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेयरर मीडियम होगा। तो दोस्तों हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी लाइट डेंसर मीडियम से कहाँ जाती है, रेयरर मीडियम में, तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। और पाथ किस तरह से चेंज होता है आपने पढ़ा है कि जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाती है देन इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमारा नॉर्मल है NN प्राइम। तो आपने ये पढ़ा है कि अगर मैं ऐसे लाइट फॉल करवाता हूँ, ये बनता है मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब भी लाइट डेंसर टू रेयरर जाएगी इट विल ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमने पढ़ा है। तो यहीं से फिर TIR की फिनोमिना निकल के आती है। उसको समझने के लिए एक डायग्राम मैं बनाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेटली पता लग जाएगा कि TIR है क्या। सपोज दोस्तों दिस इज द इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स। ऊपर है हमारे पास मीडियम 1 जो एक रेयरर मीडियम है, नीचे है मेरे पास मीडियम 2 जो डेंसर मीडियम है। मान लिया रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। और एक लाइट है जो डेंसर टू रेयरर हम भेजते हैं। तो जब ये लाइट को मैं डेंसर टू रेयरर भेजता हूँ तो देखो किस किस तरीके से जा सकती है। अगर मैं लाइट को नॉर्मली भेजता हूँ ऐसे, तो क्या होगा, तो लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। हमें पता है नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट अनडेविएटेडली ऐसे ही निकल जाती है, तो लाइट एज इट इज निकल जाएगी। लेकिन अगर अब मैं इसको ओब्लिकली डेंसर मीडियम से बाहर निकालूंगा, सपोज लाइट को मैं ऐसे भेजता हूँ, अब ये लाइट रे ऐसे गई, इस पॉइंट पे मैं क्या ड्रॉ कर लेता हूँ, एक नॉर्मल। तो यहाँ मेरा एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बना I1 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली अब लाइट जा रही है डेंसर टू रेयरर, सो इट विल मस्ट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट नॉर्मल से अवे बेंट होगी इस तरह से और यहाँ मुझे मिल जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। अब ऐसे ही बच्चे अगर मैं क्या करूँ, अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जाऊँ कि अभी मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना आया। ऐसे ही अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जाऊँ, देखो इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे फॉल करवाई लाइट, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ अब की बार मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से ज़्यादा हो गया है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी पहले से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जा रहा हूँ, उससे मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों एक टाइम पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा ऐसा आएगा, इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखो, एक टाइम पे आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा कि उसके लिए लाइट ऐसे चलने लग जाएगी इंटरफेस के थ्रू ही। मतलब तब हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना हो चुका होगा, 90 डिग्री। क्योंकि अब तक आप देख रहे थे कि लाइट अगर नॉर्मली फॉल कराते थे तो एज इट इज चली जाती थी, जब थोड़े एंगल पे फॉल कराते थे नॉर्मल से अवे बेंट होती थी, और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते थे नॉर्मल से ज़्यादा बेंट होती थी। तो ऐसा करते करते बच्चों एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा डेंसर टू रेयरर की तरफ कि उस टाइम पे हमारी जो लाइट है वो बेंट होती होती इस तरह से बेंट हो जाएगी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री बन जाएगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा होगा इसे हम बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल एंगल। इसको IC से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। कि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है। अब दोस्तों अगर मैं अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर देता हूं तब देखो क्या होगा, कि अब अगर मैं क्या करता हूं, इस लाइट की बात करता हूं। अब ये जो लाइट है अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहां मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है
ये ग्रेटर हो चुका है क्रिटिकल एंगल से। तो अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो हमारी लाइट है, रिफ्रैक्टेड लाइट, अभी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री बना रही थी, अब ये एंगल 90 डिग्री से भी ज्यादा मिलेगा और आप देख सकते हो हमारी जो लाइट है वो वापिस उसी मीडियम में आ चुकी है जिस मीडियम में से वो गई थी। मतलब इसी मीडियम में गई थी, टकरा के वापिस ही आ गई, बाहर तो गई ही नहीं। और इसे ही बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब सारी लाइट अंदर आ गई। सो दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब हमारी जो लाइट है बच्चे वो सारी की सारी अंदर ही आ गई, बाहर तो गई ही नहीं, दूसरे मीडियम में तो लाइट हमारी गई ही नहीं। तो ये प्रोसेस कहलाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे यहाँ हो रही है TIR, बाकी कहीं भी TIR नहीं हो रही। क्लियर है? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है क्या। दोबारा बता देता हूँ, हमने पढ़ा है बच्चों के जब भी लाइट डेंसर टू रेयर जाती है देन इट ऑलवेज बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करता जाऊं तो एक टाइम पे ऐसा एंगल आएगा जिसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। इस एंगल के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो चुका होगा? 90 डिग्री हो चुका होगा। अब अगर मैं अपना एंगल IC से भी ज्यादा कर देता हूं तो लाइट फिर बाहर जाने के बजाय इसी मीडियम में वापस आ जाएगी और इस प्रोसेस को फिर बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों नेसेसरी पॉइंट्स क्या हैं TIR के लिए, नेसेसरी कंडीशंस। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR, कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है बेटा? दो कंडीशंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए सबसे पहली कंडीशन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारी क्या है कि लाइट हमेशा कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। कि लाइट मस्ट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। के जो लाइट है हमारी ये जरूर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ ही जानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो हमारे पास आता था, ठीक है, फर्स्ट तो कंडीशन यही आ गई कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर ही जानी चाहिए। सेकंड कंडीशन जो आती थी वो ये आती है कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला, ठीक है ना, जो ये बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो ये दो मेन कंडीशंस हैं, रिक्वायरमेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के होने के लिए। तो TIR तभी होगा अगर लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी, और दूसरा जो लाइट है उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इंटरफेस के ऊपर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तभी आप TIR की प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। आई होप सबको समझ में यहां तक आ गया। अब हम इससे रिलेटेड छोटी सी कैलकुलेशन करेंगे जिससे हम क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब जो है हम क्या फाइंड आउट करेंगे? क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन, कि क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत से न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बच्चे यही होने वाला है, एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिकल एंगल। तो अब हम क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला निकालने वाले हैं, क्या होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल का एक्सप्रेशन निकालने के लिए फिर से चलते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ, कि यहाँ से एक लाइट आती है सपोज, और लाइट जब टकराती है तो ये जो एंगल है मेरा किसके इक्वल हो जाता है? जस्ट क्रिटिकल एंगल के। तो जब हमारा एंगल बच्चों क्रिटिकल एंगल के इक्वल होगा तो उस टाइम पे लाइट इंटरफेस के पैरेलल चलेगी, मतलब उस टाइम पे आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना होगा? 90 डिग्री। ऊपर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, नीचे जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। अब जस्ट हमें क्या करना है? यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा देनी है, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा देनी है। तो अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाता हूँ तो स्नेल्स लॉ क्या बोलती है कि जो रेशो है
साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल आईसी एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है बेटा 90 डिग्री, तो साइन आईसी बाय साइन 90। ये रेशो कांस्टेंट होती है और किसके इक्वल होगी, कहां से कहां जा रही है लाइट, मीडियम 2 से मीडियम 1 में, तो मैं लिखूंगा 2 म्यू 1। मीडियम 2 से कहां जा रहे हैं, मीडियम 1 में जा रहे हैं, तो मैंने लिखा 2 म्यू 1। ठीक है, तो यहां से बच्चों हमारे पास आ गया साइन ऑफ आईसी बाय साइन 90 क्या होता है 1। अब 2 म्यू 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसको मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, क्योंकि 2 म्यू 1 इसी के इक्वल होता है म्यू 1 बाय म्यू 2। 2 म्यू 1 का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये आ गया हमारे पास, तो यहां से हमारे पास ये कंडीशन बन गया। अब मान लिया दोस्तों बाहर जो मीडियम था वो एयर था, अब एयर के लिए हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है भैया 1 होती है, तो अगर आउटसाइड मीडियम बेटा एयर है तो वहां पे फिर म्यू 1 को हम क्या पुट कर देंगे 1, तो आपके पास बन जाएगा साइन ऑफ आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू 2। अब मान लिया सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली म्यू है, तो म्यू 2 की जगह यहां क्या रख दूंगा मैं म्यू रख दूंगा, तो दोस्तों एक्सप्रेशन बन गया साइन आईसी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम मस्ट बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, और ये तभी लगेगा जब आउटसाइड क्या हो एयर, मतलब बाहर के मीडियम में क्या हो एयर हो। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हमने डिराइव कर लिया, किसके लिए है दोस्तों ये एक्सप्रेशन है क्रिटिकल एंगल के लिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमने सीखा कि TIR क्या है। TIR क्या है कि whenever light goes from denser to rarer medium, then it always bends away from the normal. Now, if our angle of incidence is greater than critical angle, then the light is totally reflected back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection. Necessary conditions TIR की क्या है कि light must goes from denser to rarer medium and the angle of incidence must be greater than the critical angle. और critical angle का फॉर्मूला क्या है, mu is equal to 1 upon sin of IC। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ द साइन ऑफ द क्रिटिकल एंगल, ये होगा। तो ये थी आज की क्लास, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो अगर टॉपिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।